जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज करते हैं जी अल्लाह के पाक नाम से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से। जरा मुझे मैसेज करके बताइएगा मेरी आवाज और ये वीडियो ठीक आ रही है आपको? सर ओके है सर, आपकी आवाज़ भी ठीक है और आपकी वीडियो भी अच्छी आ रही है। जी थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। चलिए बेटा, जो आपका कल टेस्ट हुआ है आज हम पहले उसकी डिस्कशन करेंगे और शाम को इंशाल्लाह 6 से 7 बजे तक अपनी क्लास होगी। आपके पास जो टेस्ट है काइंडली उसको जरा अपने सामने रख लें ताकि मैं इसको शुरू कर सकूं। जी, तो पहला एमसीक्यूज है बेटा, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, साथ साथ इसकी ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज है, प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए ओनली लिविंग ऑर्गेनेल्स, ऑप्शन बी लिविंग स्ट्रक्चर्स, ऑप्शन सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनेल्स, डी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। और इसकी जो राइट ऑप्शन बनती है वो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। जब आप बात करें ऑप्शन ए की तो ये सिर्फ लिविंग स्ट्रक्चर्स नहीं होता बेटा, इसमें दो इसमें सारे लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इसमें अब बात करें तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स भी जरूर शामिल होते हैं, जैसा कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हो, स्टार्च स्टोर होती है, सेलुलोज की सेल वॉल होती है, अगर सेल वॉल मौजूद हो, ये नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं। अगर हम बी ऑप्शंस की बात करें तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स, अच्छा सिर्फ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते, लिविंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स तो नॉन लिविंग होते नहीं है, दे आर ऑलवेज लिविंग स्ट्रक्चर्स। ये ऑप्शन सबसे बेहतरीन है इसमें से कि बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। एमसीक्यू सेकंड है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। पहले तो हमारा जो कीवर्ड है इस एमसीक्यूज में वो ये है कि ये पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है। इसका मतलब है ये बैक्टीरिया के अंदर है, हम बैक्टीरिया वाला सेल निकालेंगे। पेनिसिलम, पेनिसिलियम ऑप्शन ए है जो फंजाई, ऑप्शन बी क्लॉस्ट्रीडियम है, एडिएंटम ये यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल जो आपको पता है किंगडम प्लांटी में से है एडिएंटम। पॉलीट्राइकम, ये जो पॉलीट्राइकम है ये भी आपको उसमें मिलता है जब आप उसकी बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं एक्सेप्ट बी जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बी है। तीसरा ऑप्शन है जी, सेल ऑर्गेनेल्स आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी ये म्यूरिन है, ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। अब इस ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए की तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सारे तो उसके अंदर एम्बेड नहीं होते भाई, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गई। ये म्यूरिन तो सेल वॉल बैक्टीरिया है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा लेकिन जितने भी हमने पढ़ा हुआ अपने कि जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं दे आर एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन इसकी डी बनती है। फोर्थ एमसीक्यूज है, जनरली द स्मॉलर द सेल, ऑप्शन ए मतलब इसका जितना छोटा सेल होगा, ऑप्शन ए द लार्जर द न्यूक्लियस, ऑप्शन बी द स्मॉलर द न्यूक्लियस, मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव,
मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। तो जो आप इसकी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं जरा देखिएगा, ऑप्शन ए जितना छोटा सेल होता है उतना छोटा उसका न्यूक्लियस भी होता है। द स्मॉलर द न्यूक्लियस, कोई जरूरी नहीं है कि हर छोटे सेल का न्यूक्लियस छोटा ही हो, वो बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव, मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव जितना छोटा सेल होता है उतना उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होती है, तो ये तो मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होगा भाई। तो राइट ऑप्शन इसकी डी है, क्योंकि जितना छोटा सेल होता है वो मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव की अलामत होती है। अच्छा, फिफ्थ है, how the fibrils of the cellulose cemented together to form elastic cell wall. They are cemented together with the help of chitin, pectin, lignin, surin. अच्छा, जो सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, हमने बात की प्राइमरी सेल वॉल की। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के फाइबर्स बने होते हैं। जब आप सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के फाइबर्स की बात करते हैं बेटा, तो दे आर सीमेंटेड टुगेदर बाय द सीमेंटिंग मटेरियल। अब काइटिन तो सेकेंडरी वॉल में है, लिग्निन सेकेंडरी वॉल में है, सुब्रिन सेकेंडरी वॉल में है। अच्छा, जो प्राइमरी वॉल में है वो हम सेलुलोज के फिब्रिल्स हैं, लेकिन वो जो सेलुलोज के फिब्रिल्स हैं दे आर एंटर ऐसा होगा जो कि उनको आपस में जोड़ कर रखता है। हम इसको कहते हैं कि ये पैक्टिक सब्सटेंसेस हैं। अच्छा, छठा in biological membrane is आपने वो 60 to 80% प्रोटीन हमने पढ़ा हुआ है सेल मेम्ब्रेन में, और 20 से 40 हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें लिपिड्स होती हैं। आप इन दोनों में से जो मर्जी रेशियो निकाल लें, आप 60 टू उसमें ले लें, 40 ले लें, आप उसमें 80 to 20 ले लें, जो भी आप रेशियो निकालेंगे आपके पास उसकी एग्जैक्ट रेशियो जो निकलेगी वो ऑप्शन सी निकलेगी 1:1. सेवेंथ एमसीक्यू है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शंस एज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन करती है एन एक्टिव इंटरफेस, अ साइट ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर, अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ अबव। तो बेटा ये इसकी राइट ऑप्शन जो बनती है वो ऑल ऑफ अबव है। कैसे, जरा देखिएगा। एन एक्टिव इंटरफेस का मतलब होता है क्या हर एक चीज सेल मेम्ब्रेन उसके साथ डील करता है। यस, वो चीज सेल के अंदर जानी है तब भी सेल मेम्ब्रेन है, वो चीज सेल के बाहर जानी है तब भी सेल मेम्ब्रेन है। द साइट ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर, बिल्कुल भाई, मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करते हैं। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि जो अपना अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियम और वायरस का काम करते हैं। लिमिटिंग मेम्ब्रेन, लिमिटिंग मेम्ब्रेन है क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो ये बात चीजों को गुजरने देती है, बात को नहीं गुजरने देती। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लिमिटिंग में जब तीनों ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। सर ये जो फर्स्ट एमसीक्यूज है इसमें बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैसे बन सकता है? बुक में तो लिखा हुआ है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन में मुश्तमिल होता है, सेल वॉल तो इसका कंपोनेंट नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब जब बात करते हैं ना प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आता है। अच्छा, अब हम प्रोटोप्लाज्म को कलेक्टिवली देखेंगे ना। अब हमने सेल वॉल तो आप जैसे आप कह रही हैं कि इसके अंदर शामिल नहीं होगा, लेकिन जब हम बेटा बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म के अंदर लिविंग ऑर्गेनेल्स शामिल हैं। अच्छा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, या कोई भी आप दूसरा ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा ग्लाइकोजन स्टोर है। अच्छा, साइटोप्लाज्म के अंदर स्टार्च स्टोर है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे दूसरे साल्ट मौजूद हैं, वो तो नॉन लिविंग। तो फिर इस तरह से हम इसको कहेंगे कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और नॉन लिविंग दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। मतलब ये नहीं है कि प्रोटोप्लाज्म इज कंसिस्टेड ऑफ ओनली लिविंग थिंग्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद बेटा
सर ये थर्ड एमसीक्यू का भी बता दें, ये सेल ऑर्गेनेल इज एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। तो सर जो न्यूक्लियोलस होता है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर से आपकी आवाज कट गई है जरा। सर ये थर्ड एमसीक्यूज में जो हाँ न्यूक्लियोलस है, ये भी हमने चैप्टर नंबर 4 के लास्ट पे पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस भी एक ऑर्गेनेल है। तो सर वो तो न्यूक्लियस के नहीं अंदर होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियोलस एक ऑर्गेनेल नहीं है भाई। आपको किसने कहा कि ऑर्गेनेल ही है? न्यूक्लियोलस तो एक नॉन मेम्ब्रेनस एंटिटी है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है। हम तो ऑर्गेनेल ही उसको कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हो और उसकी एक बकायदा अलग एंटिटी हो। तो जो न्यूक्लियोलस है वो तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, वो ऑर्गेनेल नहीं है। Nucleus is not organelle. Nucleolus is the part of the nucleus. अब मैंने अब तक लिटरेचर के अंदर इसको ऑर्गेनेल कंसीडर होते हुए नहीं देखा। सर 6 एमसीक्यूज जी, सी ऑप्शन 6 एमसीक्यूज का सी ऑप्शन कैसे आया है? हम उसकी रेशो निकालते हैं, रेशो निकालते हैं प्रोटीन की भी, और जब आप लिपिड्स की बात करते हैं तो उसकी आप रेशो निकाल के देख लें तो आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 1:1.2 मिलेगी। ये प्रोटीन रेशो होती है वो 1.2 होती है, जो लिपिड होते हैं वो 1 होते हैं। अच्छा जी, 8वां एमसीक्यूज है। ये टाइम थोड़ा होगा, हमें जरा जल्दी स्पीड में चलना चाहिए। लिपिड सिंथेसिस या लिपिड मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स? माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रेटिकुलम होते हैं, जिनके 3-4 फंक्शन और भी हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, और वैक्यूल्स आपको पता है इसको हम सेल सैक का भी नाम देते होते हैं। ये तो स्टोर करता है साल्ट को भी और वाटर को भी इनसाइड मिस हो गया है शायद। मिस हो गया। अच्छा चलें, nucleic acid are found in cytoplasm, B nucleus, C both cytoplasm and nucleus, nucleus and ribosome। तो इसकी राइट ऑप्शन बनती है सी ऑप्शन, both cytoplasm and nucleus। क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है, कीवर्ड न्यूक्लिक एसिड है, तो कीवर्ड न्यूक्लिक एसिड आपको पता है कि जनरली इट इज प्रेजेंट आरएनए और डीएनए को हम कंसीडर करते हैं, और डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है और जो डीएनए है वो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर, और आरएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोमल आरएनए, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर आरएनए, इन द फॉर्म ऑफ सिंगल आरएनए। ये दोनों हो गए जिसमें साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। 10वां एमसीक्यू है जी, इफ अ लिविंग सेल similar found on earth is present on the other planet where there is a where is no oxygen, which of the following organelle is absent? अगर कोई सेल दूसरे प्लेनेट पे मौजूद है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो कौन सा ऑर्गेनेल यहाँ पे मिस होगा? क्या क्लोरोप्लास्ट को ऑक्सीजन चाहिए? नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कीवर्ड है वो नो ऑक्सीजन है। नो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है, और जब रेस्पिरेशन में हम किसी ऑर्गेनेल को कंसीडर करते हैं तो वो ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया बनती है। अच्छा, अब बाकियों को कंसीडर कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं, इसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ये तो बल्कि बनाता है। गोल्जी बॉडीज को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है गोल्जी बॉडी तो मॉडिफिकेशन करता है, सेल सिक्रेशन का काम करता है। हमने पढ़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस करके एनर्जी बनाता है, जो कि प्रोसेस है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा हुआ है कि ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, इंक्लूडिंग सेल सपोर्ट। इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा। 11th MCQ है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन सेल्स having nucleus, divide of nucleus, having plastid, all of these। अच्छा, जो इसकी राइट ऑप्शन बनती है दैट इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता
उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अच्छा, इसकी दो मैं आपको रीजन दूंगा। पहले रीजन, डिवाइड का मतलब होता है विदाउट न्यूक्लियस। अच्छा, दो रीजन आपको बताऊंगा। एक तो ये होता है कि जो न्यूक्लियस के बगैर सेल होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल। अच्छा, दूसरा, जब आप न्यूक्लियस ए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब है यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया जरूर होगा। सी ऑप्शन की बात कर ले, हेमीप्लास्टिक, ये भी यूकैरियोटिक प्लांट्स की बात हो रही है, इसके अंदर भी जरूर होगा। ऑल ऑफ दिस की ऑप्शन इसलिए मैंने कंसीडर की क्योंकि ये जो डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस है ये इसके अंदर कंसीडर नहीं होती, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी गलत हो जाती है। तो एक तो आंसर ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज प्रेजेंट इन द ओनली यूकैरियोटिक सेल। तो जो ऑप्शन बी है इसका पहला आंसर मैंने आपको बताया क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन बी है। दूसरा आंसर ये होगा बेटा कि जब माइटोकॉन्ड्रिया सेल अभी बन रहा होता है तो डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अच्छा, उस डीएनए से आगे सारी चीजें बननी होती हैं। वो ऑर्गेनेलिज जिनके अंदर अपना डीएनए भी मौजूद होता है वो भी न्यूक्लियस से बन के आता है, तो फिर वहां पे आके उसकी पैकिंग होती है। तो इसका मतलब है कि अगर न्यूक्लियस नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए नहीं बनेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं बनेगा। और इसी तरह अगर डीएनए है यानी न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए नहीं है, और अगर डीएनए नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट का जो न्यूक्लियस है, जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है वो भी नहीं बनेगा। तो राइट ऑप्शन इसकी बी बनती है। द सेलुलर साइट ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन इज, क्योंकि ये आउट ऑफ द सिलेबस है इसलिए ये आप सारे कंसीडर करेंगे अपने मार्क्स को, ये सबको एक नंबर मिलेगा। द सेलुलर साइट ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन इज grana, stroma, both A and B, none of these. So cellular site for photorespiration, photophosphorylation is grana, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये लाइट को कैप्चर करता है बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में। 13वां जी, relative undifferentiated cells which can continue to divide throughout daughter cells that can undergo terminal differentiation into particular cell type is called relative undifferentiated cell। तो जो अक्सर कीवर्ड है वो undifferentiated cells है। that continue to divide, another keyword आ गया, that continue to divide every time, throwing out daughter cells that can undergo terminal differentiation into particular cell type is called, ये स्टेम सेल होंगे। अच्छा, अब स्टेम सेल कहाँ मौजूद होते हैं बेटा? हमने पढ़ा हुआ है कि जो अपना बोन मैरो होता है इट इज एक्टेड एज द मेन साइट, इट इज एक्टिवेटेड द मेन साइट। ये एक मेन साइट के तौर पर एक्टिवेट होता है जो कि सारे सेल्स को बनाता है। जैसे चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन वाले में, जैसे चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन वाले में हमने पढ़ा हुआ है कि ब्लड सेल्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द बोन मैरो सेल। अच्छा, जब हम कहते हैं कि ब्लड सेल्स बोन मैरो से बनते हैं तो बोन मैरो स्टेम सेल है। तो स्टेम सेल्स दे आर रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड एवरी टाइम दे कंटिन्यू टू डिवाइड, और उसके बाद वो जो सेल बनाते हैं दे डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट सेल्स। सर जी सर ये स्टेम सेल्स बोन मैरो सेल्स में ही होते हैं सर? जी, बाकी जितने भी अपनी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं दे आर डिफरेंशिएटेड सिवाय स्टेम सेल्स के। सर इसकी कोई पर्टिकुलर रीजन है? वो बेटा इसलिए कि जब हम कंसीडर करते हैं ना, आपने पढ़ा हुआ है कि देयर आर सम लोअर एनिमल्स व्हाइल सम आर हायर एनिमल्स। हम कंसीडर करते हैं बेटा अपने आप को हायर एनिमल्स में। ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी मैच्योर्ड ऑर्गेनिजम्स, और बड़े ये हायर एनिमल्स में कंसीडर होते हैं कि ये पीक ऑफ दी जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं पीक ऑफ दी क्लासिफिकेशन, पीक ऑफ दी हायरार्की ऑफ एनिमल्स में हम आते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारी बॉडी के अंदर एवरी सेल परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन, एवरी सेल परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन, इसको हम कहते हैं ये यूनियन ऑफ लेबर है। अच्छा, जब सेल हर सेल अपना अपना काम करेगा तो हम कहते हैं इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कोई दूसरा एक सेल कोई दूसरा काम नहीं करता अपने उसके अलावा। अच्छा, लेकिन जब हम कंसीडर करते हैं बेटा कि कोई भी सेल जो अपने आप को मैच्योर कर लेता है वो फिर
जी बेटा, तो मैं आपको बता रहा था एमसीक्यूज हम 13 को डिस्कस कर रहे थे और आपने एक क्वेश्चन पुट किया था। मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें सिर्फ स्टेम सेल्स ही होती हैं जो कि एज अनडिफरेंशिएटेड सेल के तौर पे काम करते हैं। बाकी सारी की सारी बॉडी को जो सेल्स होती हैं दे आर डिफरेंशिएटेड। एमसीक्यूज नंबर 14 है जी। सॉरी 11 एमसीक्यूज रिपीट। जी 11 एमसीक्यूज का रीजन रिपीट कर दें प्लीज। 11th एमसीक्यूज मैंने बेटा आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन सेल्स हैविंग न्यूक्लियस। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेल्स रखते हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जरूर होगा। डिवाइड ऑफ विदाउट न्यूक्लियस का मैंने आपको बताया कि जब विदाउट न्यूक्लियस की बात करेंगे तो यहाँ पे बात हो रही है प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो राइट ऑप्शन तो इसकी बी बनती है। हैविंग प्लास्टिड्स, तो ये भी यूकैरियोटिक सेल की ऑप्शन है। इसका मतलब है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, और जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ये प्लांट की बात हो रही है, और प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जरूर मौजूद होते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन बी इसकी करेक्टेड फॉर्म में है। चलें जी, एमसीक्यूज नंबर 14। एमसीक्यूज नंबर 14 है जी, जिसमें the enzymes of lysosomes are synthesized on SER, RER, chloroplast, Golgi apparatus। अब हम बात करते हैं एंजाइम्स की। यहाँ पे कीवर्ड एंजाइम है, और जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं, चाहे वो जिसके भी हैं। अब जो अगर वो प्रोटीन नेचर हैं तो हम बेटा बात करेंगे कि दे आर सिंथेसाइज्ड ओवर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की बात करें तो बेटा फिर तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही हो सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से वो जाते हैं बेटा SER में, SER से वो गोल्गी बॉडी में, गोल्गी बॉडी से वो पैक होकर फिर लाइसोसोम की सूरत में सेल से रिलीज भी होते हैं, सेल के अंदर काम भी आते हैं। 15 MCQs है तो इसकी राइट ऑप्शन बी बनती है। 15 MCQs है within a single cell which of the following is physically smallest। फिजिकली सबसे छोटी चीज कौन सी होगी एक सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया। हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर इनवेलप, साइज में बड़ा होता है तो न्यूक्लियर इनवेलप बड़ी होगी। सेल मेम्ब्रेन पूरे सेल को सराउंड करती है तो इसका मतलब ये उससे भी बड़ी होगी। फॉस्फोलिपिड्स, राइट ऑप्शन इज फॉस्फोलिपिड। कैसे? Phospholipid is present in the cell membrane. Phospholipid is present in nuclear envelope. Phospholipid is present in mitochondrial envelope. तो इसका मतलब है कि फिजिकली सबसे छोटा फॉस्फोलिपिड होगा। 16 है जी, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम अकर इन। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ ए एंड बी, एंड साइटोप्लाज्म। जब आप बात करेंगे बेटा तो जो क्लियर कट आंसर है वो बोथ ए एंड बी है। अच्छा, अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात हो रही है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था आल्सो कंटेन 70s राइबोसोम्स, जो कि बिल्कुल प्रोकैरियोटिक है। तो ये इसकी जो बोथ ए एंड बी है दैट इज अ राइट ऑप्शन। सर इसमें अच्छा, क्लोरोप्लास्ट भी आ प्रोकैरियोट में सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। किसमें 70s का होता है बेटा? सर प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है। अब बिल्कुल सेल प्रोकैरियोटिक सेल में होंगे, उसमें होता है, क्योंकि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है ना, वो तो उसके अंदर मौजूद होगा। सर लेकिन प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता सर ना? माइटोकॉन्ड्रिया भाई, नहीं होता। जब आप बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक का मतलब यहाँ पे आपने लेना है 70s राइबोसोम्स। ठीक हो गया? और 70s राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। मैंने आपको ये बताया था जब हम ये टॉपिक कर रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स यानी 70s राइबोसोम होते हैं। तो यहाँ पे जो मेन टर्म है वो 70s राइबोसोम्स है। चलें, सर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की ऑप्शन अगर हो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा फिर। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर्टिकुलर is elastic in animals due to carbohydrates, lipids, proteins and nucleotides। अच्छा,
अब इसमें न्यूक्लियोटाइड तो इसकी ऑप्शन हो ही सकती, क्योंकि आपको पता है कि वो डीएनए आरएनए में है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्शन हो नहीं सकती, क्योंकि वो बड़ी ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन्स में। तो ऑप्शन फिर इसमें इसका मतलब है कि लिपिड्स और प्रोटीन्स में बनती हैं। अब आपने मेरी बात गौर से सुननी है। जो लिपिड्स होते हैं दे मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। और जो प्रोटीन्स होते हैं दे मेंटेन द इलास्टिसिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो राइट ऑप्शन इज प्रोटीन। 18 है जी, इफ सेपरेट फ्रॉम द सेल विच पार्ट ऑफ द सेल शुड बी अलाइव। अगर आप सेपरेट कर दें तो कौन सा पार्ट है जिसको अलाइव होना चाहिए? तो बेटा आपको पता है वो पार्ट अलाइव होना चाहिए जिसका डीएनए और आरएनए मौजूद होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, लिहाजा ये भी आपको सारे नंबर मिलेंगे। इसका आपको नंबर मिलेगा, लेकिन इसकी राइट ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट है। The process by which unwanted structure within the cell are engulfed and digested with the lysosome is called endocytosis, autophagy, exocytosis, hydrolysis. Autophagy is a characteristic feature of the lysosome. Then the option B is correct. Most frequently, lysosomes are present in plant cell, animal cell, bacteria in equal amount of all cells. बेटा ये equal amount में कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी लाइसोसोम की हम बात करते हैं तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करते हैं। अच्छा, अब इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन होती है वो एनिमल सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा होती है। आपने पढ़ा कि रप्चर्ड पार्ट्स ऑफ द सेल हों या इन एंडोसाइटोसिस के बाद को फूड को डाइजेस्ट करने वाली बात हो, यूकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया आ जाए उसको इनगल्फ करने की बात हो, तो लाइसोसोम बड़े एक्टिव होते हैं। प्लांट्स के अंदर इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते, लेकिन एनिमल्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, लिहाजा ये एनिमल सेल के अंदर बहुत ज्यादा होंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पैराक्सिसोम, डिप्टायोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम्स। इट इज डायरेक्टली गोज टू लाइसोसोम, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी डाइजेशन होगी इंटरसेलुलर हो वो तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो, दोनों में लाइसोसोम इन्वॉल्व होता है। अच्छा, ये जो 17 एमसीक्यूज है इसमें अगर प्लांट सेल हो स्टेटमेंट में, हाँ, तो फिर भी प्रोटीन ही करेगी, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात होने लगी है ना। एमसीक्यूज नंबर 22 है जी, द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड ओवर राइबोसोम इज रिजर्व फूड प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, फ्लैजिलर प्रोटीन, ऑल ऑफ अबव। अच्छा, कोई भी प्रोटीन है इट इज सिंथेसाइज्ड ओवर द राइबोसोम, वो फ्लैजिलर प्रोटीन है, वो रिजर्व फूड प्रोटीन है, ये एंजाइमेटिक प्रोटीन है, वो इट इज ऑल सिंथेसाइज्ड ओवर द राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा कोई भी ऑर्गेनेल जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता, इसलिए ऑप्शन इसकी डायरेक्टली ऑल ऑफ अबव बनती है। Which of the following function would be stopped when nucleus of mesophyll cell is removed? अगर आप मेसोफिल सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर दें, ये भी प्लांट वाले पोर्शन में बनता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बनता है, इसलिए आप इसको जरा देख लीजिएगा। Which of the following function would be stopped when nucleus of the mesophyll cell is removed? Phosphorylation, cytoplasmic protein synthesis, osmosis या photosynthesis? तो बेटा इसकी जो राइट ऑप्शन बनती है दैट विल बी अच्छा, that could be cytoplasm, that could be sorry, the nucleus that was is removed. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आप जी सर। जी, ठीक हो गया। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे हैं which of the following function would be stopped when the nucleus of the mesophyll cell is removed? बेटा its direct answer would be osmosis. osmosis आपको पता है बेटा, it is
अ प्रोसेस जिसमें जो चीजें होती है वो मूव करती हैं फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। अगर आप फास्फोराइलेशन की बात करेंगे तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो उसका एक अपना डीएनए मौजूद होता है। ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्मोसिस है। फोटोसिंथेसिस आपको पता है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट करेगा तो उसमें न्यूक्लियस ऑफ द सेल तो कोई रोल नहीं है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन सिंथेसिस यस नहीं, ये आप सॉरी जरा बेटा इसको देखिएगा, ये साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस सही आंसर बनता है। ये स्टॉप हो जाएगी क्योंकि जो साइटोप्लाज्म की प्रोटीन होती है दैट इज फ्रॉम द न्यूक्लियस। Question number 24, they play a vital role in the defense activity of the macrophage. Mitochondria रेस्पिरेशन है, लाइसोजाइम वो एंजाइम जो डाइजेशन का काम करते हैं, लाइसोसोम दैट कैरी टू ईट ऑटोफेगी प्रोसेस, राइबोसोम प्रोटीन में इन्वॉल्व है, तो डायरेक्टली इसकी जो ऑप्शन बनेगी वो लाइसोसोम बनेगी। Ribosomes are classified on the basis of position in the cell, type of RNA, टाइप ऑफ प्रोटीन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो आप बेटा जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, 40S है, 60S है या 50S है, 30S है, तो दे आर क्लासिफाइड ओवर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ग्लाइकोसोम्स परफॉर्म हाइड्रोलिसिस, प्रोटियोलाइसिस, लिपोलाइसिस, नन ऑफ दीज। द राइट ऑप्शन इज लिपोलाइसिस, क्योंकि आपको पता है कि ये जब हम बात करेंगे ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, और जब ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं तो दे कैरी दी लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो कि लिपिड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू दी कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोलेट साइकिल नाम। द लिंक बिटवीन सक्सेसिव जनरेशन इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लिक एसिड, थायमीन। सक्सेसिव जनरेशंस में जो लिंक होता है इट इज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। Which of the following cell type is more appropriate for the study of mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करने के लिए कौन सा सेल बड़ा अप्रोप्रिएट होता है? आरबीसीज मैच्योर में नहीं होते, जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं उनमें नहीं होते। मसल सेल इसको हम कंसीडर करते हैं। मेसोफिल सेल अगर होंगे भी बड़े कम होंगे। इकोलाई नहीं होते क्योंकि ये बैक्टीरियम है। तो राइट ऑप्शन इसकी मसल बनती है, क्योंकि जो मसल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा लीवर और मसल्स के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो it is right answer. Which of the following molecules will make channels for movement of neutral substances down to the concentration gradient? कौन सा ऐसा चैनल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब आपने जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे देखने हैं। Which of the following molecules will make channels for the movement of neutral substances? और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो न्यूट्रल नॉन चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं they directly move from plasma membrane थ्रू लिपिड बाइलेयर, और लिपिड बाइलेयर आपको पता है फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। थर्टीथ MCQs है जी, केमिकल नेचर ऑफ द कैरियर मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केमिकल नेचर ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो कैरियर मॉलिक्यूल जो आयंस को या किसी भी सब्सटेंस को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैरी करते हैं, उनकी केमिकल नेचर वो प्रोटीन है, वो शुगरी है, वो लिपिड्स हैं, या वो स्टार्ची इन नेचर है। तो आपको पता है बेटा वो चैनल है या वो कैरियर हैं, वो दोनों क्या हैं? दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, उनकी केमिकल नेचर प्रोटीन्स की है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 31 है जी, इज कॉमनली फाउंड इन सेल्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज, चूंकि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम्स की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये प्रोटीन है, क्योंकि जब भी प्रोटीन बनेगी वो हमेशा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में जाएगी, और वहां से वो बबल्ड ऑफ होती है इन द फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स, तो ये प्रोटीन ही होती है। 32 है जी,
At the beginning of the nuclear division, the number of microtubules triplet in two pairs of centrioles that migrate to opposite poles are. आपको याद होगा जब मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो एक सेंट्रियोल होता है उसके अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं. अच्छा, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल, तो इसका मतलब 54 हो गया. अच्छा, अगर वो डिवाइडिंग सेल है, ये देखना न्यूक्लियर डिवीजन, जस्ट बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन. अब इसका मतलब है ये कीवर्ड यहाँ पे है कि जस्ट बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन. इसका मतलब है कि अब वो सेंट्रियोल डिवाइड होकर टू पेज हो गए, एक पोल पे रह गया, दूसरा दूसरे पोल पे रह गया. तो हम कहेंगे इसका मतलब 54 and 54, 108 is the right option here. 33rd है जी, न्यूक्लियोलाई और मेलनिक सर इसका 36 नहीं हो सकता. 36 बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक सेंट्रियोल के अंदर 27 होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स. सर माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की भी बात कर रहा है ना. जरा देखिएगा द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. अच्छा, इसमें जो कीवर्ड है, सॉरी, इसमें जो कीवर्ड है वो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है. तो जब आप माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की बात करेंगे तो 36 आंसर इसलिए आएगा क्योंकि 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स आर प्रेजेंट इन ईच सेंट्रियोल और वो 4 होंगे टोटल, तो 36 आएगा जी. थैंक यू सो मच बेटा. ये इसमें जो कीवर्ड है वो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की बात हो रही है. और अगर यहाँ पे सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल्स आता तो राइट ऑप्शन होनी थी 108. न्यूक्लियोलाई आर मेनली कंसिस्टेड ऑफ chromosomes, chromatin, DNA, RNA, protein, and RNA. The exact chemical nature is DNA, RNA, and protein. अच्छा, which of the following function is not performed by the plasma membrane? कौन सा ऐसा काम है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं करती? इंजेक्शन करती है, सिक्रीशन करती है, लोकोमोशन हम इसको कंसीडर करते हैं भी, ऑस्मोटिक रेजिस्टेंस ये काम नहीं करती. लोकोमोशन भी आपने देखा हुआ है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये लोकोमोशन का काम भी करती है, लेकिन ऑस्मोटिक रेजिस्टेंट कभी नहीं हो सकती. ऑस्मोटिक पोटेंशियल जहां पर भी जनरेट होगा वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन जरूर करेंगे, वो उसको रोक ही नहीं सकती. What would happen if lysosome get ruptured inside the cell? Cell will remain unchanged. ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा. डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेल के अंदर अगर रिलीज हो जाए तो अनचेंज कैसे रहेगा? सेल विल स्वेल, ऐसा हो ही नहीं सकता. सेल स्वेल हो ही नहीं सकता. सेल विल डाई, यस द सेल विल डाई, क्योंकि जब एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर चले गए तो साइटोप्लाज्म के जितने भी उन्होंने जो भी एंजाइम उसमें बनेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर वो चीजें सारी की सारी डाइजेस्ट हो जाएंगी. Out of the given option, choose the one of one which shows the structures found only in plants. ये out of the context है, लेकिन चलिए मैं इसको फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं. वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम. ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स. ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया. क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड वैक्यूल. तो इसकी जो राइट ऑप्शन बनती है वो नियर वेरी, इन सब में से जो बहुत एक्टिव है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और वैक्यूल. अच्छा, प्रेजेंस ऑफ द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये हमने वैक्यूल वाले पोर्शन में किया हुआ है, a dividing cells of the plants, mature cells of the plant, protist both A and B. The right option is mature cell. जो mature cell होते हैं बेटा उनके अंदर सिंगल वैक्यूल मौजूद होता है. अच्छा, ये लिटरेचर में हमने कहीं पढ़ा हुआ है कि जब प्लांट सेल डिवाइड करने के मूड में होता है तो उसका जो वैक्यूल होता है वो श्रिंक हो जाता है. अच्छा, बाज़ प्लांट सेल्स होते हैं वो बकायदा वैक्यूल को खत्म कर देते हैं. तो एक मेच्योर सेल के अंदर जो वैक्यूल होगा वो एक सेंट्रल लार्ज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट है. 38. Golgi complex is specialized for energy transduction, glycosylation of lipids, digestion, conservation of energy. ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स कैसे आपको पता है बेटा? ये लिपिड्स को ग्लाइकोलिपिड्स में, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में शामिल करता है. तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में शामिल है, तो इसलिए हम ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स का काम करेंगे. एनर्जी ट्रांसडक्शन का काम माइटोकॉन्ड्रिया का भाई
जो एनर्जी रिलेटेड काम होता है, और जो डाइजेशन है वो लाइसोसोम का काम है। 39 है जी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम। द राइट ऑप्शन विल बी द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि आपको जब मैंने ये टॉपिक करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इट बरीड ऑफ वेसिकल्स। जब ये वेसिकल्स को बरीड ऑफ करते हैं तो फिर बेटा वो जाके फॉर्मिंग फेज ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ वो फ्यूज होके वेसिकल्स बनाते हैं। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का बनाना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है। द प्रोसेस ऑफ द सेल ड्रिंकिंग इज कॉल्ड, भाई सेल लिक्विड चीजों को इनटेक कर रहा है तो नो डाउट वो पाइनोसाइटोसिस होगा। 41 एमसीक्यूज है जी, 41st एमसीक्यूज है, लाइसोसोम एक्ट्स इन एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, न्यूट्रल पीएच, ऑल ऑफ अबव। द राइट आंसर इज, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब भी कभी डाइजेशन हो तो वो चाहे स्लाइटली एसिडिक पीएच हो या वो हाईली एसिडिक पीएच हो, तो लाइसोसोम हमेशा उसमें काम करते हैं, तो थोड़ी सी पीएच एसिडिक उसमें जरूर होती है। Cilia and flagella are absent in, cilia and flagella are absent in viruses, bacteria, अच्छा ये जो लाइसोसोम होते हैं, सॉरी सीलिया और फ्लैजेला दे आर एब्सेंट इन, तो जो वारसित होते हैं दे आर एस सेलुलर एंटिटीज, तो ये उनके अंदर मौजूद नहीं होते। बाकी बैक्टीरिया के अंदर सीलिया और फ्लैजेला मौजूद होते हैं, लोअर प्लांट्स के अंदर सीलिया या फ्लैजेला मौजूद होंगे, लोअर एनिमल्स के अंदर सीलिया या फ्लैजेला जरूर मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोट्स आर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट्स इन लैकिंग, वर्ड जो कीवर्ड यहाँ पे आप गौर करेंगे वो लैकिंग का है। इन दोनों में से ऐसी कौन सी चीज है जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती? हिस्टोन, डीएनए, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ। अच्छा बेटा, तो आपने याद रखना है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं वो उसके अंदर नहीं होती प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो यूकैरियोट के अंदर बकायदा तौर पे मौजूद होती हैं। डीएनए तो दोनों के अंदर मौजूद होता है। सर जो फ्लैजिला होते हैं वो तो लोअर प्लांट्स में भी नहीं होते या फिर होते हैं? नहीं भाई, लोअर प्लांट्स के अंदर अगर आप बात करें तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ब्रायोफाइट्स वो लोअर प्लांट्स में आते हैं, और उनके जो स्पर्म्स होते हैं ना दे आर फ्लैजिलेटेड। जी सर, ठीक है, मतलब हायर प्लांट्स में नहीं होता फ्लैजिला। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, हायर प्लांट्स के अंदर मूवमेंट नहीं होती तो हायर प्लांट्स के अंदर फ्लैजिला नहीं होंगे। जी सर। चलें जी, एमसीक्यूज नंबर 44, और इसमें जब आप बात करेंगे which of the following is correctly made as a unit and the structure which are collectively form, आपने जो कीवर्ड है वो यहाँ पे आपने करेक्टली मैच करना है। क्लोरोफिल ए एंड बी क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है, थैलाकॉइड ग्रेनम बनाते हैं, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं। जो इसकी राइट ऑप्शन बनती है वो बेटा यूनिट, वो थैलाकॉइड एंड ग्रेना, क्योंकि थैलाकॉइड जमा होंगे तो वो ग्रेना बनेगा। क्लोरोफिल ए और बी सारे मिलकर क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाते भाई, क्लोरोप्लास्ट बनाता है ये। अच्छा, क्रिस्टी जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, वो क्रिस्टी यूनिट नहीं है भाई। अच्छा, राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो थैलाकॉइड और ग्रेना बनता है। अच्छा, 45th है जी, न्यूक्लियोलस इज विजिबल इन इंटरफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। न्यूक्लियोलस, जब भी हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, तो जैसे ही सेल डिवाइड करने लगता है न्यूक्लियोलाई हम पढ़ते हैं वो डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि एक एंड फेज आता है विच इज रिवर्स ऑफ द प्रोफेज, दैट इज टेलोफेज। टेलोफेज में न्यूक्लियोलस नजर आएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर बनता है इंटरफेस।
क्योंकि इंटरफेज होता है दैट इज रेस्टिंग फेज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, तो उसमें हमें ये बकायदा क्लियर कट नजर आता है। टीलोफेज में तो बनना स्टार्ट होता है, तो ये क्लियर इसका आंसर जो है वो इंटरफेज है। इंटरफेज के बाद जैसे ही प्रोफेज की डिवीजन स्टार्ट होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, फिर हमें ये उसमें गायब होना नजर आता है। 46 है जी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कंसिस्ट ऑफ। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, आप जरा याद करें, तो मैंने आपको बताया है कि लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। तो इसका मतलब है कि दो प्रोटीन लेयर हैं और एक लिपिड लेयर है। तो ये प्रोटीन इज लिपिड इज सैंडविच, लिपिड्स आर सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। तो राइट आंसर इज सी। Which of the following secrete protein and polysaccharide to make cell wall? अब जब मैं आपको ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन करवा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि बेटा ये प्लांट्स के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, और वो जो फ्रेगमोप्लास्ट होता है द साइटोप्लाज्म, ये हमने 21st चैप्टर यानी सेल डिवीजन वाले चैप्टर में भी बना हुआ है, जिसमें हम सेल साइकिल की बात करते हैं कि जैसे ही साइटोप्लाज्मिक या साइटोकाइनेसिस होती है प्लांट सेल के अंदर, तो गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स आते हैं, वो सेंटर में आके अपने आप को अलाइन करते हैं, जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। तो गोल्जी बॉडीज इज राइट आंसर, जिसके पास प्रीकर्सर्स ऑफ सेल वॉल, पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स की बनाते हैं। अच्छा, ये कीवर्ड प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड टू मेक सेल वॉल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स? फॉलोइंग मेम्ब्रेन किसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन मौजूद होंगे? आरबीसीज, अपनी मेम्ब्रेन्स के अंदर सबसे ज्यादा आरबीसीज के अंदर प्रोटीन्स होंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, या माइलिन शीथ। अच्छा, माइलिन शीथ हमने बात की हुई है कि वो न्यूरॉन के अंदर होती है, लेकिन जब आप बेटा बात करेंगे आरबीसीज, तो आरबीसीज ग्लोबुलर फॉर्म में होता है और इतनी ज्यादा उसका सरफेस एरिया नहीं होता। यहाँ पे जो अगर आप आंसर की बात करेंगे, तो जितने ज्यादा जितना ज्यादा सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन होगा, उतनी ज्यादा उसमें प्रोटीन होगी। अच्छा, अब आप बात कर लें सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आरबीसीज का सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन कम होगा, माइलिन शीट का भी कम होगा, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। इनर मेम्ब्रेन आपने पढ़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रखती है। वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रखती है, इसका मतलब है कि उसके अंदर प्रोजेक्शंस हैं, तो वो जो प्रोजेक्शंस होती हैं उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो राइट आंसर इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एक तो ये इसका आंसर है। दूसरा मैं आपको बता दूं बेटा, जब आप बात करते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बड़ी ज्यादा हो रही होती है। अच्छा, अब अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन जब ज्यादा हो, तो बेटा वो प्रोटीन्स के रिश्ते में होती है, तो जितने ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगी, उतनी ज्यादा उसके अंदर प्रोटीन भी इन्वॉल्व होंगे। सेल सैप इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द ऑर्गेनेल्स? ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो सेल सैप होता है वो हमेशा उसके अंदर होता है वैक्यूल ऑफ द सेल के अंदर। Which of the following is not concerned with the movement of materials? Which of the following is not which of the following is not concerned with the movement of materials in and out of the cells? कौन सी ऐसी चीज है जो कि उसके अंदर कंसर्न नहीं है? ऑस्मोसिस इन एंड आउट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट है, सरफेस टेंशन ये इसके रिलेटेड टर्म्स नहीं है। डिफ्यूजन लाजमी नहीं है कि इन एंड आउट हो। साइटोप्लाज्म के अंदर भी डिफ्यूजन होती है, जहाँ पे मटेरियल्स की हाई कंसंट्रेशन हो, वहां से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ साइटोप्लाज्म के अंदर भी मूव कर जाता है। तो ये डिफ्यूजन जरूरी नहीं है कि वो इन एंड आउट ऑफ द सेल हो। सर ये जो 48 वाला एमसीक्यूज जी सर, हाँ ये जी 48 वाले एमसीक्यूज में सर, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें तो लिपिड्स और प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन तो फिक्स रहती है ना सेल्स में? जब आप बात करते हैं ना 60 to 80% प्रोटीन। अच्छा, अब जी सर। ये एक सेल की हम बात नहीं कर रहे। जब आप बात करते हैं ना बेटा 60 to 80% ऑफ प्रोटीन एंड 20 to 40% लिपिड्स, तो आप एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन आ गया है ना, कंपैरिजन आ गया है। अब आपके पास चार मेम्ब्रेन्स हैं, एक आरबीसीज की मेम्ब्रेन है, एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और एक न्यूरॉन मेम्ब्रेन है। अब आपके पास एक कंपैरेटिव व्यू आ गया। अब जब आप कंपैरेटिवली बात करेंगे, तो कंपैरेटिवली बेटा वो जितना सरफेस एरिया है उतने लिपिड्स भी ज्यादा होंगे,
अच्छा, जितना सरफेस एरिया है उतनी प्रोटीन भी ज्यादा होगी ना। अब इन चारों में से आपने राइट आंसर चूज करना है, तो वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब आप इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ वन माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, तो उसमें वो 60 टू 80% प्रोटीन और 20 टू 40% डिफरेंस आएगा जरूर, रेशियो वो मेंटेन रहती है। लेकिन बच्चा मैं बात कर रहा हूँ कि ये चारों में से किसके पास प्रोटीन ज्यादा होगी। अब वो डिपेंड करेगा सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। बात समझ आ गई? जी सर। 50 MCQs का सी ऑप्शन कैसे है? डिफ्यूजन वो इसलिए है क्योंकि बेटा जो डिफ्यूजन होती है वो हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जरूरी नहीं है अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो, जरूरी नहीं है अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो, वो विद इन साइटोप्लाज्म भी हो सकती है। तो ऊपर उन्होंने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जब इन एंड आउट ऑफ द सेल की बात होने लगी है तो फिर इसका मतलब है क्रॉस द मेम्ब्रेन बात होगी। ठीक हो गया? तो उसमें सर सरफेस टेंशन का क्या रोल है? सरफेस टेंशन ये मैंने आपको बताया कि ये इररिलेटिव टर्म यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये उसका फिजिकल फिनोमिना है। अच्छा चले, हम बात अगर इसको कंसीडर कर भी लेते हैं ना बेटा, तो जितनी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी उतनी ट्रांसपोर्टेशन कम होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और जितना सरफेस टेंशन कम होगी उतना अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये ज्यादा होगी ट्रांसपोर्टेशन। चलें हम बात करते हैं 51st MCQs की, एंड दैट इज एंडोप्लाज्मिक सॉरी द प्लांट सेल व्हिच इज लॉन्गेस्ट इज। ये यहाँ पे अगेन आपके पास ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि ये प्लांट वाले पोर्शन में से आ गया। एक फाइबर है, ट्रैकीड है, वेसल एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल। द राइट आंसर इज वेसल एलिमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 52nd है जी, इज अटैच्ड विद राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा बेटा बात यहाँ पे कीवर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर अटैच्ड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ अटैच होंगे? राइट ऑप्शन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। राइबोसोम आपने सीधा क्लिक नहीं कर देना, वो इसलिए कि राइबोसोम अटैच ओवर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच नहीं होता उनके साथ, राइबोसोम उनके साथ अटैच होते हैं। ठीक हो गया? तो कीवर्ड यहाँ पे मैंने इसलिए बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सर अगर यहाँ पे इंटरसेलुलर, प्लाज्मा हाँ मेम्ब्रेन भी हो अगर ऑप्शन 52 में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच नहीं होती, मतलब अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे कीवर्ड चेंज कर ना, कीवर्ड सुटेबल फॉर्म में होना चाहिए ना। अगर आप बात करें राइबोसोम आर अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अटैच विद, भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चीजें अटैच हो जाएंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी के साथ अटैच नहीं होती। तो कीवर्ड जो होता है बेटा वो आप सुटेबल फॉर्म में लें तो तभी आपके से एक क्वेश्चन जो होता है ना वो रिलेबल समझने वाली बात होती है, लॉजिकली बात सर होती नहीं है। मैं तो यहाँ पे जो बात, हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूछ रही हूँ एंडोप्लाज्म, कि हाँ तो एंडोप्लाज्मिक फिर रेटिकुलम इज बोथ, फिर अटैच्ड। बोथ आएगी। अगर ऑप्शन डी हो साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी तो फिर बोथ ए एंड बी या बोथ दोनों इस तरह से होगा। जी सर। Intercellular vacuoles are absent in the cells of, intracellular vacuoles are absent in the cells of lower plants, higher plants, eukaryotes, prokaryotes. The simple bath, membrane bonded organelles are absent in prokaryotes. बाकी इन तीनों के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में वैक्यूल जरूर मौजूद होते हैं। माइक्रोबॉडीज इंक्लूड्स, मैंने आपको ये बेटा बता दिया था कि जब हम बात करते हैं राइबोसोम, ग्लाइकोसोम और परऑक्सीसोम्स की, तो तीनों को हम माइक्रोबॉडीज कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये राइट आंसर इसका बनता है ग्लाइकोसोम, लाइसोसोम एंड परऑक्सीसोम। द लास्ट एमसीक्यूज है and that is which act as a receptor site for plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिसेप्टर साइट कौन सी होगी? लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, इंट्रिंसिक प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन्स। बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि ये जब मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक करवाया तो मैंने आपको करवाया था कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और जो ग्लाइकोलिपिड हैं दे एक्ट एज रिसेप्टर्स, चाहे वो ऑर्गेनिज्म की अटैचमेंट का हो चाहे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स का हो। अच्छा अब मुझे ये बता दें जरा, अपने अपने मैसेज करें कि सबसे ज्यादा किसके ठीक हुए हैं, 50 किसके ठीक हुए हैं? मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ, मुझे जरा बताइएगा। चलिए आपने अपना नंबर जरा सेंड करिएगा कितने कितने ठीक हुए हैं।
अब मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मरियम शफीक 49, वेरी गुड। ये टेस्ट जो है ना, ये बड़ा मुश्किल टेस्ट है। ये मैंने पिछले साल इसको डिज़ाइन किया था, तो इसमें चीज़ें ज़रा थोड़ी सी बड़ी मुश्किल हैं। और मरियम शफीक के ईशा एजाज 47, इरसा अफजल 49, बड़े अच्छे नंबर हैं भाई। ये बड़ा मुश्किल टेस्ट है। और हलीमा मंसूर 43, फाइल आपके कितने हैं? फिज़ा अहमद, अच्छा चलें भाई। लाइबा बेटी आपके 48, बड़े अच्छे भी। अल्लाह करे भाई इतने ही हो, क्योंकि मैं अपने बच्चों पे यकीन करता हूँ कि गलत बयानी नहीं करेंगे मेरे साथ। सवेरा आपके कितने हैं भाई? और मिनाल फातिमा आपके कितने हैं? उमैर अपने लिख दें यार, कितने हैं आपके? उमैर, अमैर और अकील भी, आप भी लिख दें प्लीज। चने अच्छे हैं, इंशाल्लाह आगे सही हो जाएंगे। अकील आपके भी अच्छे हैं भाई, इंशाल्लाह आगे ठीक हो जाएंगे। चलें फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात, जब भी 6 बजे मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर के साथ, इसमें हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।